नमस्कार आप सभी को। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की सीरीज में आपका स्वागत है। क्लास 12th का हमारा जो क्वेश्चन पेपर चल रहा है तो उसकी अब तक हमारी 3 वीडियोस में हमने इसके एमसीक्यूज जो कि 1 to 20 क्वेश्चंस हैं, इसके बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी, जिसमें हमारे पास सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस एंड सेक्शन सी के 6 क्वेश्चंस एंड सेक्शन डी के 4 क्वेश्चंस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास इसमें एक सेक्शन ई जो है, आखिरी सेक्शन जो हमारा आता है, जो कि हमारा केस बेस्ड का सेक्शन है। केस बेस्ड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और ये 3 क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं एग्जाम में और 4 मार्क्स ईच है, यानी 12 मार्क्स का ये हमारा डिस्कशन बचा हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है जो हम डिस्कस कर रहे थे। ये प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो आज हम ये सेक्शन ई डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो हम सीधा केस बेस्ड क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। अगर आपने अब तक इस पूरे पेपर को ठीक से समझ लिया है तो आई होप कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आप क्वेश्चन पेपर करेंगे तो समझ पाएंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं सेक्शन ई की तरफ। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो गया, सेक्शन डी हमारा डिस्कशन हो चुका है, ये हमारा सेक्शन ई है, इसे आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि केस बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास है। तो पहला 36 क्वेश्चन जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसको पढ़ लेते हैं। द ट्रैफिक पुलिस हैज इंस्टॉल्ड ओवर स्पीड वायोलेशन डिटेक्शन यानी OSVD system at various locations in a city. These cameras can capture a speeding vehicle from a distance of 300 meters and even function in the dark. ये तो कुछ आपको पैसेज दिया हुआ है जिस पर हमारा क्वेश्चन बनेगा। A camera is installed on a pole at a height of 5 मीटर। अब ये क्वेश्चन यहाँ से आपका एक्चुअली शुरू होता है। तो एक कैमरा जो इंस्टॉल किया है एक पोल जो कि जिसकी हाइट है 5 मीटर, तो 5 मीटर की हाइट पे आपने इंस्टॉल किया है। तो हम एक पोल दिखा लेते हैं, ये हमारा पोल है। मान लीजिए इस तरह से ये हमारा 5 मीटर की हाइट पे जो कैमरा है यहाँ पर इंस्टॉल किया है, ये है। इट डिटेक्ट्स अ कार ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम अ पोल एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक कार जो है जो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है उसको ये डिटेक्ट करता है। इस तरह से कुछ है। एट एनी पॉइंट x मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ पोल। अब हमें क्या लेना है, यहाँ से इस पोल के बेस से x मीटर की डिस्टेंस पर, मान लीजिए यहाँ पर है कार की पोजीशन जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है, उसको ये डिटेक्ट करता है। तो यहाँ से कुछ जब कार से हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये एंगल बनेगा यहाँ पे, जो कि हम थीटा एंगल मान लेते हैं। तो एट एनी पॉइंट x मीटर अवे from the base of pole, the angle of elevation of the speed camera of car C। तो कार को C लिख रखा है तो हम भी C लिख देते हैं इसको। कार को इन्होंने C मार्क किया हुआ है तो ये हम यहाँ पे B नहीं लिख करके इसको C लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा आपको गिवन है। इस इंफॉर्मेशन पे आपने कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछा है हमसे। फर्स्ट पार्ट देखें तो पूछा है एक्सप्रेस थीटा इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ कैमरा इंस्टॉल्ड ऑन दी पोल एंड एक्स। तो ये जो 5 मीटर की हाइट है आपकी ये, और ये एक्स का रिलेशन हमें बनाना है। तो ये पहला पार्ट तो बहुत सिंपल सा सीधा सा है, 1 मार्क का। टेन थीटा अप्लाई कर देंगे तो टेन थीटा परपेंडिकुलर 5 अपॉन बेस, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5 अपॉन एक्स। तो ये फर्स्ट पार्ट का तो आपका आंसर हो गया कि आपको थीटा को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है और हाइट ऑफ पोल का यूज करते हुए। सेकेंड पार्ट है फाइंड डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो इसी का आप डी थीटा अपॉन डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो
ये मैं बता देता हूँ यहाँ पे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हम यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 5/x है, तो 5/x का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5/x, ये आपको अलग से लिखना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज, ये कितना आ जाएगा देख लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 1/1 प्लस ये 25/x स्क्वायर है, इंटू 5/x का जब करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 5 इंटू 1/x का होता है -1/x स्क्वायर। कुल मिला के यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस साइन भी है, मल्टीप्लाइड बाई 5/x स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। इसमें से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाने वाला है, तो आपके पास जो बचता है वो है -5/x स्क्वायर प्लस 25। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया, फाइंड डी थीटा अपॉन डी एक्स। तीसरे पार्ट में पूछता है फाइंड द रेट चेंज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी रेट चेंज ऑफ एलिवेशन यानी डी थीटा अपॉन डी टी, ये आपसे पूछ रहा है। डी थीटा अपॉन डी टी आपको थर्ड पार्ट में पूछ रहा है। कैसे हम इसको करेंगे देखते हैं। तो जब हमें डी थीटा अपॉन डी टी निकालना है तो इसको निकालने के लिए हम लिखेंगे, थर्ड पार्ट का आंसर है इसका डी थीटा अपॉन डी टी आपसे पूछा है, सो वी कैन राइट डी थीटा अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, ऐसे हम इसको लिखेंगे, जिसमें से डी एक्स अपॉन डी टी जो आप देख पा रहे हैं ये स्पीड है। तो ये स्पीड आपको दे रखी है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए ये यहाँ पर हमको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये हम वैल्यू डाल देंगे, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो लेट अस सॉल्व दिस। ये हो गया डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी एक्स आपके पास आ चुका है, दैट इज -5/x स्क्वायर प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये कर देना है। और पूछा है व्हेन कार इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, यानी x की वैल्यू भी दे दी है आपको। तो अब हम लिखेंगे डी थीटा अपॉन डी टी एट x इक्वल्स टू 50, तो x को 50 डाल देते हैं, तो ये -100 तो ऊपर है अपॉन x स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर प्लस 25, तो दिस कम्स -100 अपॉन 50 का स्क्वायर है 2500 प्लस 25, सो फाइनली दिस कम्स -100 अपॉन 2525। इतना एंगल का चेंज है, तो आपका यहाँ पे एंगल डिग्री में है, डिग्री पर सेकेंड, ये डी थीटा अपॉन डी टी आपने निकाला, तो डिग्री पर सेकेंड है। आप चाहे तो इसे रेडियन में भी कर सकते हैं, ठीक है, बट ये आपका आंसर इसका हो गया। अगर आप रेडियन में चाहते हैं इस आंसर को तो मैं बता देता हूँ, नॉर्मली हम ऐसे आंसर्स को रेडियन में लिख लेते हैं। तो रेडियन में कैसे करेंगे, ये देखिए 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन होता है, तो ये आप यहाँ पे -100 डिग्री अपॉन 2525 को चेंज करना चाहते हैं रेडियन में, 2525 इज इक्वल टू, तो ये -100 मल्टीप्लाइड बाई पाई दैट इज 22/7 अपॉन 2525। तो इस तरह से आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी ये वैल्यू आएगी, इतना रेडियन पर सेकंड, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इस पार्ट का आंसर हो गया, जो कि 2 मार्क का क्वेश्चन है आपका। इसका अगर आप और पार्ट करना चाहते हैं तो और पार्ट को मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। इफ द रेट चेंज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ अनदर कार एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ पोल इसी तरह एक और कार का आपको डी थीटा अपॉन डी टी गिवन है, दैट इज 3/101, इतना रेडियन आपको गिवन है। फाइंड द स्पीड ऑफ कार, तो फिर वही करना है आपने, डी थीटा अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3/101, ये गिवन है। तो यहाँ पर भी आपको केवल वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है और इसे सॉल्व कर देना है। तो डी थीटा अपॉन डी एक्स आपके पास ये ऑलरेडी है, यहाँ पे किया हुआ है हमने, तो
उसको हमें दोबारा से वहाँ पे निकालना पड़ेगा। ये देखिए डी थीटा अपॉन डी एक्स हमारे पास है -5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो -5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 25 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी हमें निकालना है, इज इक्वल टू ये है 3 अपॉन 101। अब x की वैल्यू फिर से वापस 50 ही है, क्वेश्चन में बोला है कि 50 मीटर की ही डिस्टेंस पर है, तो x की जगह 50 डालेंगे और इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। सो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 अपॉन 101 मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर प्लस 25 अपॉन -5, ये हमारे पास है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर हमारे पास 50 है, तो ये 2525 ये वही आएगा फिर से, एक्स स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500 और 25 मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया और डिवाइड बाई 101 इंटू 5, ये हो गया। तो यहाँ से आपको स्पीड मिल जाएगी, तो ये आपका इतना ये स्पीड हो जाएगी इसकी। तो जब आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर इसका होगा। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन केस बेस का सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन किस टॉपिक से है हमारे पास। केस स्टडी 2, लुक एट द क्वेश्चन। According to recent research, air turbulence has increased in various regions around the world due to climatic change. Turbulence makes flights bumpy and often delays in the flights. तो ये तो एक पैसेज है, आगे क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। Assume that an aeroplane observes severe turbulence, moderate turbulence and light turbulence. तो तीन तरह के turbulence है, तो आप यहीं से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो E1, E2 और E3 हम ले लेते हैं। E1 है सेवेयर, तो सेवेयर टर्बुलेंस के लिए हम E1 इवेंट मान लेते हैं, पार्टीशन बना लेते हैं। E2 हमारा हो गया मॉडरेट टर्बुलेंस एंड E3 हो गया हमारा लाइट टर्बुलेंस। और हमारे पास ये है विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज, तो हमारे पास यहाँ पे एक और चीज हो गई कि PE1, PE2, PE3 वो हमारे पास 1/3 हो गया। तो ये आपका कुछ बेस की तरह का क्वेश्चन बन रहा है। देखिए इसके बाद फर्दर द चांस ऑफ एरोप्लेन रीचिंग लेट टू द डेस्टिनेशन, तो ये अलग अलग सिचुएशन में ड्यू टू सेवियर, मॉडरेट एंड लाइट टर्बुलेंस 55%, 37% एंड 17% अलग अलग कंडीशन पे गिवन है। तो हम यहाँ पे एक इवेंट लेते हैं, ठीक है, तो ये ले लेते हैं एयरप्लेन रीचिंग लेट टू द डेस्टिनेशन, तो ये हमारा एक इवेंट हमने ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं कि अगर E1 यानी सेवियर टर्बुलेंस हुआ तो A/E1 हमें गिवन है 55% यानी 55/100। ऐसे ही A/E2 भी गिवन है, ये क्वेश्चन में सब कुछ है 37%, 37/100। और लाइट टर्बुलेंस की वजह से जो डिले है फ्लाइट का वो है केवल 17%। यहाँ तक हमने सारी चीज़ें इसमें नोट कर ली हैं, ये हमारे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से। अब आते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर का इसका फर्स्ट पार्ट क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एरोप्लेन रीच इट्स डेस्टिनेशन लेट। तो हमें पूछा है PA क्या होगा, तो PA तीनों की वजह से होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, PE1 की वजह से अगर हुआ तो इसके साथ PA/E1 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस PE2 की वजह से हुआ यानी मॉडरेट टर्बुलेंस की वजह से हुआ तो A/E2 लगेंगे साथ में,
और प्लस अगर E3 की वजह से हुआ तो फिर P A/E3 यहाँ पर लिखेंगे। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी। तो जब भी पार्टीशन होते हैं तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आप ऐसे निकालेंगे इसी फॉर्मूले से। तो वैल्यूज़ आपको डालनी है और कुछ करना नहीं है यहाँ पे, और कैलकुलेट कर देना है। सो लेट मी राइट दी वैल्यूज एंड फाइंड दी वैल्यू ऑफ PA हो जाएगा PE1, तो सारे सेम थे 1/3। A/E1 हमने लिखा हुआ है, A/E1 है 55/100, 55/100 ये है, प्लस E2 ये भी 1/3 है, इंटू दूसरे में 37/100, ये हम चेक कर लेते हैं 37, फिर है 17, तीसरा है प्लस 1/3 इंटू 17/100। तो ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/3 हमारा कॉमन है, तो 55 ऐड कर लेते हैं, 7 7 14, 14 एंड 5 9, 1 19 हो गया तो 1 आया, 1 2 एंड 3 2 5 और 5 और 5 10, 109/100। तो ये हमने ऐड कर लिए, तो 7 7 14, 14 5 19, 19 का 9, 1 1 कैरी, 1 2 3 2 5, 5 और 5 10। तो ये हमारे पास फाइनली आ गया कितना, 109/300 इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। ये तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, इफ द एयरप्लेन रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन लेट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्यू टू मॉडरेट टर्बुलेंस। अब ये बेइस का क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। बेइस का क्वेश्चन कैसे हो गया मैं बताता हूँ आपको। तो ये कह रहा है कि लेट पहुंचा है एयरप्लेन, ये तो आपको पता है, एयरप्लेन रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन लेट, तो ये हो चुका, जो यानी लेट होना हो चुका, बट किसकी वजह से हुआ, मॉडरेट की वजह से हुआ, यानी E2 की वजह से हुआ। E2 की वजह से हुआ तो E2/A आपको निकालना है यहाँ पे, इस तरह से इसको समझ लीजिए। दोबारा लिख देते हैं, PE2/A यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेइस थ्योरम रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, PE2 मल्टीप्लाइड बाई P A/E2 डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज PA। अब यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम कर चुके हैं एक पार्ट को, टोटल प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं। सो लेट अस पुट दी वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं। E1 E2 E3 सब 1/3 थे, इनटू नेक्स्ट वाला जो है A/E2 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, A/E2 37/100 है, तो इसको हम यहाँ पे 37/100 लिखेंगे, एंड डिवाइडेड बाई ये 109/300, ये हम कर चुके हैं। तो 300 आपका कैंसिल हो गया, ये और ये सब कैंसिल, तो बचता है आपके पास 37/109। ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया फाइनली। तो ये आपका इस तरह से केस स्टडी का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है क्योंकि बेइस थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए किस तरह से आप पार्टीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसमें से किस तरह से आप जो है ये बेइस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। लेट अस कम टू थर्ड वन, 38 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है केस बेस का, उसमें क्या पूछा है हमसे, तो ये हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अ फंक्शन fx to y डिफाइंड एज fx is equal to y is 1/1 फंक्शन आपको दिया हुआ है। We can define a unique function g y to x such that gy is equal to x where x belongs to x and y is fx, y belongs to y। function g is called inverse of function f। तो एक फंक्शन आपको fx दिया है जो कि y है, fx is equal to y। दूसरा फंक्शन दिया है gy is equal to x जो कि इसी का इनवर्स फंक्शन है, ये आपको बताया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको एक तरह से इनवर्स की डेफिनेशन दे दी है। अब क्या कह रहा आगे, द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन, साइन फंक्शन का जो डोमेन है वो R है। तो ये साइन फंक्शन का ग्राफ भी आपको बना के दे दिया है। फंक्शन इज R to R, तो साइन फंक्शन जो है वो f सच दैट R to R है, सच दैट fx इज इक्वल टू साइन x है, ये आपको मालूम है। इज नाइदर 1/1 नॉर ऑन टू, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये फंक्शन नाइदर 1/1 है नॉर ऑन टू होता है, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन का एग्जाम्पल है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसलिए वो नाइदर 1/1 नॉर ऑन टू होता है।
क्यों? क्योंकि इसका जो डोमेन होता है वो आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, आर होता है डोमेन, चूंकि इसका आर होता है फंक्शन का, और जो रेंज होती है साइन फंक्शन की वो -1 से 1 तक ही होती है, ये आपको पता है। तो इसलिए ये फंक्शन ना तो 1 1 होगा ना ऑन टू होगा, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। लेकिन अगर हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, आगे यही बात आपसे कहा है, लेट द साइन फंक्शन डिफाइंड एज सेट ए टू -1 to 1। अब इस फंक्शन को सेट ए से -1 to 1 कर दें, मतलब लिमिट कर दें इसके डोमेन को, एक सेट से लिमिट कर दें, कहाँ तक? -1 से 1 तक। तो फिर such that the inverse of sine function exist and sin inverse x is defined from, अब sin inverse x exist करने लगता है, और ये जो डिफाइंड होता है ये होता है such that -1 to 1 to a। तो ये हमने, अगर यही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो डोमेन R था उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एक उसमें से एक सेट ले लिया, और उस सेट से अगर -1 to 1 को किया तो फिर ये 1 1 ऑन टू हो जाता है और इन्वर्स एग्जिस्ट करने लगता है, क्योंकि फंक्शन के इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का 1 1 होना और ऑन टू होना कंपलसरी है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए पहला पार्ट क्या कह रहा है, इफ ए इज द इंटरवल अदर देन प्रिंसिपल। अब ये यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए कि साइन इनवर्स जब डिफाइंड होता है तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो -π/2 से π/2 होता है। हम इसी में इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ये आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखिए इस जगह पे हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, अगर डोमेन को इस जगह से इस जगह पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो हमारा ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने लगता है, क्योंकि ये 1 1 ऑन टू हो जाता है। ये वाला हिस्सा फंक्शन का 1 1 ऑन टू दिखाता है। जब इतना ही फंक्शन होगा तो ये 1 1 ऑन टू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास यहाँ -1 से 1 ये आपका है, और -π/2 से π/2 में आपने इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये हमने यहाँ कर दिया। इसी को हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं साइन के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये लिखा भी है आपके पास, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा। तो अब अलावा भी देखते हैं, ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अगर ये है हमने -π/2 से π/2 लिया तो ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। बट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वन सच इंटरवल। तो प्रिंसिपल वैल्यू के अलावा आपको कोई इंटरवल बताना, तो बहुत सारे हैं, तो आप यहाँ π/2 से 3π/2 तक भी ले सकते हैं। तो ये हिस्सा भी इसका 1 1 ऑन टू होगा, ये हिस्सा भी इसका 1 1 ऑन टू होगा, यानी 3π/2 से 5π/2। इधर जाएंगे तो माइनस, ये देखिए यहाँ -3π/2 से भी -π/2 तक भी ये 1 1 ऑन टू होगा। तो इसमें तो आप कई सारे आंसर्स दे सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं π/2 to 3π/2। एक सिंपल एग्जांपल ये भी दे सकते हैं, यहाँ पे वन सच ब्रांच का आप एग्जांपल दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया, ये इसमें भी 1 1 ऑन टू होगा, या 3π/2 से 5π/2 दे सकते हैं, 3π/2 से 5π/2। कोई एक एग्जाम्पल आपने देना है बस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्योंकि ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर तो सिंपल सा हो गया। इसके बाद बोला है इफ साइन इनवर्स x डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देन फाइंड द वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अगर डिफाइंड है, मतलब साइन इनवर्स x सच दैट -1 से 1 टू -π/2 to π/2, अगर ऐसा ये डिफाइंड है तो फिर उस समय इसकी वैल्यू आपने पता करनी है, ये जो आप देख रहे हैं। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। साइन इनवर्स -1/2 माइनस साइन इनवर्स 1, किस में? इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो साइन इनवर्स -1/2 मतलब साइन 1/2 होता है 30 पे, 30 मतलब π/6, तो -π/6 आप ले लेंगे जो कि इसी ब्रांच में है, माइनस, और साइन 1 होता है 90 पे यानी π/2 पे, तो ये -π/2 ले लेंगे, 0 पे 0 होता है और 1 जो है ना, तो दोनों ही चीज़ें इसी ब्रांच से हमने ले ली हैं। तो इसको आप ऐड कर लीजिए, तो ये आपका 6 एलसीएम हो गया, -π 2 3 जा -3π, तो -4π/6 दैट इज -2π/3। तो ये सेकेंड पार्ट का इसका आंसर हो गया -2π/3। सो दिस यू हैव सॉल्व। इससे दो पार्ट आपने इसके बता दिए। तीसरे में क्या पूछा है, तीसरा देख लेते हैं। ड्रॉ ग्राफ ऑफ द साइन इनवर्स x फ्रॉम -1 to 1 टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अब आपने इनवर्स फंक्शन का ग्राफ भी यहाँ पर प्लॉट करना है। तो
ये मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा ग्राफ इसका आपने बनाना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही बनाना है, तो कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं आपके लिए बताने के लिए। जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं इन्वर्स फंक्शन का, तो अब आप एक बार पहले देखिए अपने इस फंक्शन को। इसमें आप यहाँ लेते हैं एंगल्स, यानी ये वाले डोमेन की वैल्यूज़, और यहाँ लेते हैं आप रेंज की वैल्यूज़। तो अब आपके पास जो डोमेन है वो है -1 to 1। तो अब आप क्या करेंगे, इस ग्राफ को प्लॉट करते वक्त आप यहाँ पर लेंगे डोमेन के पॉइंट्स। तो -1 यहाँ लिखेंगे, +1 यहाँ लिखेंगे, बराबर डिस्टेंस पे ही लेना है, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो -1 से +1, ये आपका डोमेन आपने प्लॉट कर दिया x एक्सिस पे, क्योंकि अब डोमेन आपका यहाँ हो गया। और y एक्सिस पे आप प्लॉट करेंगे एंगल्स को। तो हम एंगल, चूँकि हमें -π/2 से π/2 पे ही दिखाना है, तो यहाँ पे हमारा -π/2 होना चाहिए और यहाँ पे हमारा π/2 एंगल होना चाहिए। तो जब साइन π/2 होगा तो 1 होगा, तो यहाँ मिलेगा पॉइंट आपको, और धीरे 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 जब 0 पे आएंगे तो 0 हो जाएगा, और -π/2 पे -1 मिलेगा। तो आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, ये साइन इनवर्स का ग्राफ बन जाएगा। ये आपने बना देना है। तो इसके लिए आपका ये आंसर हो गया। तो ये आपका ये हो गया क्वेश्चन। अब इसका हम और पार्ट भी देख लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही बनाना है, तो इस तरह से बन जाएगा। लेट अस कम टू दिस और पार्ट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर से इसमें पूछ दिया आपसे फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो एफ एक्स आपको गिवन है, जो कि 2 साइन इनवर्स 1 - x है। तो अब हमें पहले डोमेन निकालना है। तो डोमेन मतलब x क्या होगा, हमें मालूम है साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो -1 से 1 है। तो 1 - x जो है आपका, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। हम पहले इस 1 को हटा लेते हैं इसमें से। तो जब 1 हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा पूरे में से। तो यहाँ भी -1 कर लेते हैं, यहाँ भी -1 कर लेते हैं, और यहाँ भी -1 कर लेते हैं। तो ये हो गया -2 लेस देन इक्वल टू -x, 1 तो कैंसिल ही हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। अब माइनस को हटाएंगे तो साइन भी रिवर्स हो जाएंगे। x करूँगा, माइनस साइन इधर ले जाऊँगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी ये लेस देन, x ग्रेटर देन है तो x लेस देन हो जाएगा 2, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 0। तो डोमेन तो हो गया आपका 0 से 2। तो डोमेन इसमें हो गया आपका 0 to 2। अब रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज भी मैं आपको बताता हूँ। तो रेंज कैसे निकालते हैं, देखिए रेंज के लिए आपको पता है कि आपका जो फंक्शन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो फंक्शन जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल टू π/2। ये हमारी रेंज है, ये देखिए इनवर्स फंक्शन की। तो जब रेंज ये है तो एफ एक्स की जगह आपको लिखना है 2 साइन इनवर्स 1 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल टू π/2। तो 2 हटाना है आपने, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे पूरे इसको, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी, ये आपका 2 को यहाँ से यहाँ ले जाना है। तो ये आपका क्या बनेगा, देखिए इसको हम लिख लेते हैं। हमें साइन इनवर्स x की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को यहाँ से आप इधर डालिए और इधर डालिए। तो ये बन जाएगा आपका, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट देखते हैं। हमने पहले लिख दिया, हमने ये जो लिखा है ये हमने लिखा है किसके लिए, इसको यहाँ से, ये 2 नहीं है अभी, अब 2 तो अभी है नहीं, साइन इनवर्स x के लिए हमने लिखा हुआ है, ये होना चाहिए। लेकिन हमें चाहिए 2 साइन इनवर्स x के लिए। तो हम 2 साइन इनवर्स x के लिए जब लिखेंगे तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। तो ये -π हो जाएगा, और ये आपका फंक्शन बन जाएगा एफ एक्स। तो ये एफ एक्स जब हम बात कर रहे थे साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहे थे, साइन इनवर्स एक्स अगर होता तो ऐसा होता। तो अब ये 2 है तो 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π लेस देन इक्वल टू π। तो रेंज आपका इस फंक्शन का हो गया, जो गिवन फंक्शन है, -π से +π। तो इस तरह से आपका ये और पार्ट का आंसर इसमें आप दे देंगे। ठीक है, ओरिजिनल साइन इनवर्स फंक्शन के लिए ये होता है, लेकिन हमारे पास 2 है तो 2 टाइम्स कर देंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आपके केस बेस्ड क्वेश्चन, हमने तीनों क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं। और ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है जो हम डिस्कस कर रहे थे,
पूरा एक पेपर हमने जो डिस्कस किया CBSE बोर्ड का, जो किसी एक रीजन का सेट था 6511, ये कंप्लीट किया हमने। तो एक क्वेश्चन पेपर करने से जब पूरा पेपर आप सॉल्व करेंगे 3 आवर्स में, तब आपको समझ में आता है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आपने यूज़ किए हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी यूनिट एंड चैप्टर्स आर इंक्लूडेड, सब जगह से आपके पास क्वेश्चंस हैं। तो हर चैप्टर का आपका रिवीजन भी हो जाता है और आपको पता चलता है कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को आंसर देने हैं। तो वैसे तो आपके क्वेश्चन पेपर में 1 से लेकर के 38 क्वेश्चंस थे, तो यानी कुल मिला के 38 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया। बट हमें इसमें जो सेक्शन बी था उसमें हमें 2 इंटरनल चॉइस मिलती हैं, तो हमने वहाँ पे 5 के बजाय 7 क्वेश्चंस किए। ठीक है, सेक्शन ए में तो हमारे पास 20 ही रहते हैं, तो सेक्शन ए में हमने 20 क्वेश्चंस किए। सेक्शन बी में हमने 7 क्वेश्चंस किए। सेक्शन सी में हमने 3 हमारे पास इंटरनल चॉइस होती हैं, तो 6 + 3 यहाँ पे हमने 9 क्वेश्चंस किए। और सेक्शन डी में हमारे पास 2 इंटरनल चॉइस होती हैं, तो यहाँ पे हमने 4 + 2 यानी 6 क्वेश्चंस किए। और सेक्शन ई में आपको 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, तो ये 3 किए हमने। वहाँ पर भी पार्ट्स में चॉइस थी, लेकिन तो कुल मिला के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। 20, 27, उसके बाद 36 और 42, 45, टोटल 45 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो कम नहीं होते 45 क्वेश्चन एक पेपर के, हमने सारे डिस्कस किए हैं और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है जिस जिस टॉपिक से वो थे। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस भी करते हैं और ठीक से समझते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की ही आप प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आपको जब बोर्ड पेपर में आप एग्ज़ाम लिख रहे होंगे, बोर्ड में बैठ रहे होंगे, तो आपको बड़ा कंफर्टेबल फील होगा और आसानी से आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। तो हम और कुछ वीडियोस लेकर आएंगे जिनमें हम और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, अलग अलग टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कोई एक पेपर भी हम सॉल्व करेंगे। अभी कुछ सैम्पल पेपर्स जो पुराने हैं उनसे भी हम कुछ चीज़ें देखेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।